नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार डेस्क का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। हरियाणा प्रांत अध्यापक संघ एडीडी स्कूल ने सोमवार को जंतर मंतर पर एडीडी स्कूल के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को सरकारी स्कूल में समायोजित करने और वेतन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में एडेड स्कूलों के सभी कर्मचारियों और अध्यापकों ने एकजुट होकर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ नारे लगाए। संघ के अध्यक्ष राजभर सिंह ने कहा कि हुड्डा जी ने 10 नवंबर 2013 को बवाना में घोषणा की थी कि सभी एडेड स्कूलों को सरकारी स्कूलों में समायोजित किया जाएगा, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है और पिछले कई महीनों से कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दिया गया है। वहीं श्री सिंह ने इस मुद्दे पर सोनिया गांधी को ज्ञापन पत्र देने की बात कही और आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ जाने की भी बात कही। हमारी एक ही मुख्य मांग है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा 10 नवंबर 2013 को गोहाना की शक्ति रैली में घोषणा की गई थी कि एडेड स्कूलों के कर्मचारियों को सरकारी स्कूलों में समायोजित कर लिया जाएगा और ये हमने पॉलिसी बना ली है। ये घोषणा की गई थी, लेकिन ये घोषणा आज तक घोषणा बनकर रह गई। इसको मूल रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया। इसके प्रति हमारे सरकार के प्रति हमारा रोष है और हर एक कर्मचारी यहाँ पर उसका रोष प्रकट करने के लिए एकत्रित हुआ है और हम श्रीमती सोनिया गांधी को आज ज्ञापन देंगे कि इसके प्रति एक मुख्यमंत्री यदि झूठी घोषणा करता है तो उसका असर क्या होता है, क्योंकि पहले ही लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस सरकार करारी हार झेल चुकी है। यदि ऐसा ही रहा तो हरियाणा में आने वाले विधानसभा में भी वही असर होने जा रहा है जो लोकसभा के अंदर कांग्रेस सरकार का हुआ है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने होमगार्ड के विभिन्न मांगों को लेकर राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे और जंतर मंतर पर किया उग्र प्रदर्शन। एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया ने कहा कि देश के करीब 6 लाख नगर सैनिक व होमगार्ड की 7 सूत्रीय मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें देश के सभी राज्यों से होमगार्ड के प्रतिनिधि शामिल हैं। हमारी प्रमुख मांग में सभी होमगार्ड को स्थायी करना, नियमित वेतन देना व नौकरी के दौरान शहीद हुए होमगार्ड को पेंशन और आर्थिक सहायता देना शामिल है। वहीं श्री दहिया ने इस मुद्दे पर राजनाथ सिंह से मिलकर ज्ञापन देने की बात भी कही। प्रदर्शन में काफी संख्या में होमगार्ड अपनी मांग के समर्थन में नारा लगाते हुए नजर आए। मैं बिल्कुल भारत सरकार से और गृह मंत्रालय खास तौर पर कर रहा हूँ। 1934, 1946, 1948, 49, 52, 1959 में गृह मंत्रालय को ये हम एक स्वयंसेवक वॉलंटियर और सौराष्ट्र होमगार्ड और विद्रम महाराष्ट्र में वो भी होमगार्ड, हमें सब एक संगठन बनाया गया था। 1959 में केंद्रीय के आदेश के अनुसार भारत सरकार को सभी संगठनों को एक संगठन मजबूत बनाकर और 1953 में जो होमगार्ड 1953 का जो होमगार्ड बॉम्बे एक्ट बना था, तो इन्होंने दोहरी चाल खेल ली। पहले लिखा ऊपर बॉम्बे एक्ट 1947, जबकि 1947 का महामहिम राज्यपाल को पंजीकृत कर रखा है। वो बिल्कुल उसको मतलब एक स्टेट का कानून जो से गृह मंत्रालय तोड़ सकता है। सबसे अहम हमारे साथ इस भारत सरकार और गृह मंत्रालय को हमें गुलाम बनाने के लिए बेस है ये बनाकर, और गृह मंत्रालय भारत सरकार सेटअप हुआ और सेटअप होने के कारण हमने गुलाम से गुलाम बना दिया। हमारा डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड होता है, उसके अंदर नंबर 3 हमारा कानून बदलकर 2-4 ऐसे कुछ के जो भी हमारे पास संविधान के लेख है मेरे पास, वो बदलकर और आईपीएस अफसर अधिकारी हमें बैठा दिए, हमें गुलाम से गुलाम बनाया। हमारी आवाज़ बिल्कुल भी कोई आईपीएस अधिकारी सुने। अब कुछ खबर अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के करसिंगसा पंचायत के सदस्यों ने मांग की है कि डुप्रोंग रिजर्व फॉरेस्ट को रेवेन्यू गांव में बदल दिया जाए। करसिंगा गांव पापुमपारे जिले में आता है, जो असम से काफी नजदीक है। गांव के पंचायत सदस्यों की ये मांग है कि फॉरेस्ट एक्ट के तहत गांव को रेवेन्यू गांव में परिवर्तित कर दिया जाए। उल्लेखनीय है कि 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया था कि फॉरेस्ट एक्ट 2006 के तहत जंगल से सटे सभी गांवों को रेवेन्यू गांव घोषित किया जाए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ये आदेश अभी तक कागज तक ही रह गया है। पंचायत के सदस्य तानियंग कीपा ने कहा कि गांव के विकास के लिए ये जरूरी है कि इसे रेवेन्यू गांव घोषित किया जाए, ताकि यहाँ रह रहे लोगों को इसका लाभ मिल सके और जीवन यापन में सुधार हो सके।
फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के मुताबिक जितने भी फॉरेस्ट विलेजेस है, जितने भी अनडुएल विलेजेस है, वो सबको रेवेन्यू विलेजेस में कन्वर्ट करने का एक राइट जो कि स्टेट में दिया गया है, पर अभी भी उसका राइट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है स्टेट में। आइए इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। ये एक आपका 2006 में पार्लियामेंट से एक पास किया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये इस एक्ट का हिसाब से जितना भी ऑल इंडिया में ट्राइबल जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो तो सब जानता है, वो वन में बहुत पहले से रहता है, जंगल में रहता है। तो वो जगह को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिना किसी कंसल से शायद उसको फॉरेस्ट का अंदर में आरएफ का अंदर में पूरा बना के रखा है। तो वो प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोग का कोई ट्राइबल आदमी, कोई ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल किया। ये हमारा राइट है, ये फॉरेस्ट में बहुत ये एरिया में हम लोग बहुत काफ़ी साल से रह रहा है, ये हमारा राइट है बोल के। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राइट नहीं दे रहा था। ये फरा जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का हिसाब से हम लोग का ट्राइबल को राइट देना है। वो जगह में जितना भी ऑल इंडिया में जितना भी ये ट्राइबल आदमी फॉरेस्ट में रह रहा है उसको एज पर वो एक्ट का हिसाब से डाइवर्जन करना है। आपने जो ये द्रुपोंग फॉरेस्ट एरिया रिजर्व के बारे में मेंशन की थी, आप उसका एरिया को बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक है यहाँ पे पापुम भाई? ये द्रुपोंग रिजर्व फॉरेस्ट जो एक्ट है ये तो काफ़ी साल पहला ये कर चुका है, बहुत बड़ा एरिया है। ये नाहरलगुन, ईटानगर, ये जितना भी सारा एरिया है, बंदरदेवा, आपका कोकिला, ये सब चुनाजुली पिछोड़ा सब लोग आपका द्रुपोंग रिजर्व फॉरेस्ट में गिरता है। अगर एक फॉरेस्ट रिजर्व को अगर आप रेवेन्यू विलेज में कन्वर्ट करते हो तो उसमें विलेजर्स लोग का बहुत फ़ायदा होता है, उनके लिए इजी भी रह जाता है। ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है जिसको पास किए हुए एटलीस्ट 1 ईयर तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका राइट इम्प्लीमेंटेशन स्टेट अरुणाचल जैसे एक ट्राइबल स्टेट पे क्यों नहीं हुआ है, ये तो सोचने की बात है। विद कैमरा पर्सन हितेश मोरांग, मैं कारपू चिसी रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अब जनता से सीधे रूबरू होंगे, आम लोगों की दिक्कतें और शिकायतें सुनेंगे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी। सरकार की इस पहल को हम जनता दरबार भी कह सकते हैं। इस जनता दरबार में मुख्यमंत्री आम जनता से रूबरू होंगे और सबकी शिकायतें सुनेंगे। इस बारे में हमें सरकार के प्रवक्ता बामंग फेलिक्स ने बताया। बामंग फेलिक्स ने बताया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सीधे जनता को सुना जा सके और उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके। Chief Minister Sri Nabam Tuki has fixed Friday as a day of appointment with public. This would facilitate a direct contact with the people and the government, which is noble gesture of the Chief Minister. However, it must be kept in mind that appointment seekers have to get their appointment confirmed well before in advance by connecting the CMO by submitting their name, address and purpose of their visit. ये सुन रहे तो बहुत अच्छा है कि हम लोग का भी प्रॉब्लम होता है ना, तो ऐसे है होने से हम लोग भी अपना प्रॉब्लम लेके बताएगा। हम लोग भी टीचर है ना, तो टीचर में भी बहुत जैसे कि हम लोग का अपना जैसे कि ऐसे टीचर है तो हम लोग ना, तो हम लोग में भी सोच रहा था मिनिस्टर को मिलेगा बोल के ना, तो कैसे मिलेगा तो आइडिया नहीं था। अभी बहुत अच्छा हुआ है कि पब्लिक को मिलने दे रहे हैं ना। There is much excitement among the Arunachalis who have received a green flag from the Chief Minister himself for public appointments every Friday. We are just waiting to see how this CM Darbar will be able to bring out positive results addressing public grievances. This is Prashanti with camera person Obi reporting for Eastern Sky Media from Itanagar. 14वें वित्त आयोग के सदस्य अरुणाचल प्रदेश पहुंच चुके हैं। इससे पहले आयोग आचार चुनाव संहिता के कारण इन्होंने अरुणाचल में अपनी यात्रा में देरी की थी। वित्त आयोग के सदस्य मुख्यमंत्री नाबम तुकी और कई विभागों के साथ कुछ उच्च स्तरीय बैठकों में शामिल होंगे ताकि उन्हें इस बात की जानकारी मिल सके कि राज्य में कितने धन की आवश्यकता है। ईस्टर्न स्काई मीडिया से हुई बातचीत में सरकार के प्रवक्ता बामंग फेलिक्स ने बताया कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि राज्य को बेहतर आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। They have come here to assess the important because our country or the state we are having a 5-year plan. So now we are going to begin our Port and Finance Commission.
the commission, the team of commission have come, and they have come here only to assess the ground realities. State government are fully prepared with to convince the Finance Commission, and we are hopefully that the Finance Commission will deliver justice, taking into consideration that this state is a sensitive border state. So this the government of India will take a due consideration some of the special packages that we are hopefully expecting from the 14th Finance Commission. प्रदेश की राजधानी ईटानगर के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जारी है वाहनों की छापेमारी। कैपिटल कॉम्प्लेक्स को अपराध मुक्त क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है यह अभियान। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सह मुख्य संपदा अधिकारी तालो पोटोम की निगरानी में ये छापेमारी की जा रही है। हाल ही में तालो पोटोम और उनकी टीम ने नाहरलगन, निर्जुली और चिंपू में कई वाहनों को जब्त किया। इस अभियान में उन सभी लोगों को पकड़ा जा रहा है जिनके पास गाड़ी के उचित दस्तावेज नहीं है, जो ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते पाए गए हैं और जिनकी गाड़ी की उचित नंबर प्लेट नहीं है, साथ ही जो बिना लाइसेंस के गाड़ी भी चला रहे थे। ईस्टर्न स्काई मीडिया से हुई बातचीत में तालो पोटोम ने जनता से अपील की है कि वो उनके इस अभियान में उनका सहयोग करें। चीज होने का कारण से हमने पहले में ऐसे था कि हमको इम्पोर्ट करने का जगह नहीं मिला था, तो फिर इस बार तो हमने 3 जगह इम्पोर्ट करने का जगह बना लिया, उसको वेल गार्डेड कर दिया। एक है चिंपू में, एक नाहरलगन में, एक निर्जुली है। तो इससे क्या होता है कि आपको ताजुब होगा कि मैंने ये 2-3 सप्ताह में हमारा यहाँ DTO ऑफिस में पूरा लाइन लगा है और कम से कम करोड़ का पैसा अभी उन लोग रेवेन्यू डिपॉजिट किया है। सीज और सील चलते रहेगा और आपका माध्यम से ईटानगर का जितना भी नागरिक है, हम बिल्कुल आपको अपील करना चाहूँगा कि आप कोऑपरेट करें। I feel like it's my personal opinion that this office is the most active office in our place, in our like entire, I think those we can say the state. So I thought like it would be the best place to come and like give the complaints. अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने सभी एफिलिएटेड कॉलेजों में बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए लागू किया सेमेस्टर सिस्टम। राजीव गांधी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर इंचार्ज प्रोफेसर PK पणिग्रही ने बताया कि एनुअल सिस्टम को खत्म करने के लिए सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया गया है। साथ ही उन्होंने कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम की खूबियों को बताते हुए कहा कि हर 6 महीने में एग्जाम होंगे और जो छात्र पास होंगे उन्हें अगले सेमेस्टर में भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को बहुत फायदा होगा। यूनिवर्सिटी में BSc और BCom के लिए पहले से ही सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जा चुका है। छात्रों ने भी यूनिवर्सिटी के इस फैसले का स्वागत किया है। Actually, Rajiv Gandhi has introduced semester system in both BSc and BCom, and from this session onwards, that is 2014-15, the semester system will be introduced in the undergraduate courses of Bachelor of Arts. It has been already approved in its statutory bodies, and that will be implemented from the session 2014-15, having their semester system at the undergraduate level. And for BA, we took a decision to defer it, and from the session 2014 and 15, we are implementing the semester system for the BA students. और ये सेमेस्टर वाइज मतलब बहुत लाभ होगा स्टूडेंट के। गया साल पहले अभी तक 2 साल मतलब पूरा मतलब बर्डन से पढ़ना पड़ता है, इतना सब्जेक्ट्स होता है ना, पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये बार सेमेस्टर वाइज होगा, मतलब उसको हम आधा करके पढ़ सकते हैं ना, और इन्जॉय भी कर सकते हैं अपना लाइफ ना, पढ़ के भी इन्जॉय भी कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में चल रही है ड्री फेस्टिवल मनाने की जोर शोर से तैयारी। आपातानी समुदाय का प्रसिद्ध त्योहार है ड्री फेस्टिवल। आपातानी समुदाय का प्रसिद्ध महोत्सव ड्री फेस्टिवल जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसको लेकर ईटानगर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। ये त्योहार कृषि से संबंधित होता है। इस महोत्सव में ब्यूटी कॉन्टेस्ट, खेल, पारंपरिक व्यंजन, परंपरागत कुश्ती और कई सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। ये त्योहार 28 जून से शुरू होगा और 5 जुलाई तक चलेगा। हम लोग ये ड्री के लिए अभी ये कुछ कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है। यहाँ पे हम लोग 30 से शुरू होगा। मेन जो फेस्टिवल होता है वो 5 तारीख को होता है, तो उसके लिए यहाँ पे कल्चरल भी होगा। शाम को हर इवनिंग 30 से लेके 5 तारीख तक हर इवनिंग कल्चरल प्रोग्राम होगा यहाँ पे।
और ये साइड पे हमारा स्टॉल होंगे, आपके ये हमारे आपत्ति जो आइटम्स होते हैं फूड, अब जो हर टाइप की हर किस्म के हम लोग जो प्रेफर करते हैं वो सब खाने को मिलेंगे आपको यहाँ में। हम लोग जस्ट वो ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, जस्ट एग्जीबिशन करने के लिए हम लोग आपत्ति कम्युनिटी का कैसे कैसा करता है। आपत्ति ट्राइब से बिलोंग करता है, जीरो बस्ती का है, हिजब लेक से बिलोंग करता हूँ। यहाँ हम लोग का ये फेस्टिवल जो जी फेस्टिवल हम लोग आपत्ति विलेज मनाता है। 5 जुलाई को है हम लोग का फेस्टिवल और 28 से हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने दिया विवादित बयान, कहा साईं की पूजा हिंदू धर्म को बांटने की साजिश है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने शिरडी के साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि साईं की पूजा करना हिंदू धर्म को बांटने की साजिश है और जो शिरडी के साईं बाबा की पूजा को बढ़ावा दे रहे हैं वे चाहते हैं कि हिंदू धर्म कमजोर हो जाए और ऐसे लोग भारत को हिंदू प्रधान नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि साईं बाबा के नाम पर कमाई की जा रही है और हिंदू धर्म को बांटने के लिए विदेशी ताकतें भी हावी है। बाबा ने कभी कहा नहीं कि वो भगवान है, तो ये कोई कहे कि वो भगवान नहीं है, उन्होंने तो खुद ही कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने तो साईं चरित्र अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसको ये बात अच्छी तरह मालूम होगी कि बाबा ने कभी इस बात को पसंद भी नहीं किया अगर किसी ने उनको भगवान का दर्जा दिया। वो तो एक गुरु के रूप में, एक महान संत के रूप में रहे और संत में हैं तो संत हैं, तो उसमें क्या समस्या है किसी को। एक बहुत सुंदर सा एक क्लिप मेरे पास भी आया जिसमें आजकल के गुरुओं की साल भर की कमाई और उनके विषय में बहुत सी जानकारियां आप लोगों के पास भी होंगी और हम लोगों को भी मिलती हैं। तो व्यवसाय तो लोग बना लेते हैं, बाबा से तो कोई क्यों बाबा के नाम को बीच में ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार अपना पहला आम बजट पेश करेगी 10 जुलाई को, साथ ही 8 जुलाई को पेश किया जाएगा रेल बजट। बजट पेश करने के अगले ही दिन उसका आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाएगा। बजट सत्र स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त तक चलेगा। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है। एनडीए सरकार बनने के बाद संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की सोमवार को ये पहली बैठक हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कमेटी ने बजट सत्र की तारीखें और उसमें संसद का एजेंडा तय किया। कमेटी के अन्य सदस्य विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू भी इस बैठक में शामिल थे। काला धन वापस लाने के लिए भारत सरकार अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है। स्विट्जरलैंड को चिट्ठी लिखेगी भारत सरकार। काला धन वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। भारत सरकार की ओर से स्विट्जरलैंड को इस बारे में चिट्ठी लिखी जाएगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी है। इससे पहले रविवार को खबर आई थी कि स्विट्जरलैंड सरकार ने ऐसे संदिग्ध भारतीयों की सूची तैयार की है जिन्होंने काला धन स्विस बैंकों में जमा किया हुआ है और स्विस अधिकारी इसे भारत सरकार से साझा करने पर विचार कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय और यूजीसी के बीच जारी विवाद को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चिंता व्यक्त किया है। तिवारी ने कहा कि ये पूरा मामला अहंकार का है। विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन की अवधि को 4 से 3 साल करने के डीयू को दिए गए यूजीसी के सख्त आदेश का जिक्र करते हुए मनीष तिवारी ने कहा है कि उन्हें ये अहंकार का मामला लगता है। मनीष ने कहा कि आखिरकार छात्रों का करियर दांव पर है और विवाद से संस्थान की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि यूजीसी ने रविवार को डीयू को आदेश दिया था कि छात्रों को सिर्फ 3 साल के कोर्स में ही एडमिशन दिया जाए, नहीं तो यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत डीयू पर कार्रवाई करेगा। अब कुछ समाचार खेल जगत से। 2015 में होने वाले विश्व कप से पहले भारत खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे और टेस्ट सीरीज। भारत 2015 में होने वाले विश्व कप से पहले इस साल 4 दिसंबर से लेकर 1 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया के साथ मेलबर्न में वनडे और टेस्ट सीरीज खेलेगा। इस सीरीज में तीसरी टीम इंग्लैंड है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने विश्व कप से पहले इस सीरीज के लिए अपनी सहमति देते हुए इसकी घोषणा कर दी है। अब बढ़ते हैं अर्थ जगत की ओर। शेयर बाजार में गिरावट लगातार जारी है। 74 अंक गिरा सेंसेक्स। इसके साथ ही 3 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स। मुंबई शेयर बाजार में सोमवार को लगातार चौथे दिन गिरावट का सिलसिला जारी रहा और सेंसेक्स 74 अंक और टूटकर लगभग 3 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया है। उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी की आशंका से आईटीसी सहित अन्य तंबाकू कंपनियों के शेयरों में गिरावट से बाजार प्रभावित हुए हैं।
इराक में जारी हिंसा के बीच कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका से भी यहां धारणा प्रभावित हुई है। मुंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सोमवार को बेहतर रुख के साथ खुलने के बाद एक समय 25,197.50 अंक के उच्च स्तर तक चला गया और अंत में ये 74.19 अंक या 0.30% टूटकर 2531.32 अंक पर बंद हुआ। आज के समाचार अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।